हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। आज इस दिवाली के सेलिब्रेशन के साथ हम GSTR 9 फाइलिंग सीखने जा रहे हैं। हर एक टेबल बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपना GSTR 9 खुद ही फाइल कर सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। हमारा GSTR 9 जीएसटी पोर्टल पे एक्टिवेट हो चुका है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप फाइल कर सकते हैं। ऑफलाइन टूल भी अवेलेबल हो गया है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ऑफलाइन मोड से आप कैसे GSTR 9 फाइल कर सकते हैं। अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम GSTR 9 फाइलिंग ऑनलाइन मोड। उसमें आप जैसे ये पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, सर्विसेज में रिटर्न्स में एनुअल रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। आपका ईयर ये बाय डिफॉल्ट यही रहेगा, फाइनेंशियल ईयर 2024, और फिर आप उस पर क्लिक करेंगे सर्च पे, तो यहाँ पे आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा GSTR 9 का, जहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है कि एनुअल रिटर्न एक बार आपने फाइल कर दिया, उसके बाद रिविजन का कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, GSTR 8 चेंज हो चुका है। पूरा डेटा अभी 2B से पॉपुलेट होगा, और वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले क्योंकि वो 2A से रिफ्लेक्ट होता था, लेकिन अब वो चेंज हो गया है, अभी 2B से रिफ्लेक्ट होगा। मतलब वो एक बार जनरेट होने के बाद वहां पे ही वो फ्रीज हो जाएगा। ये क्योंकि एक स्टैटिक स्टेटमेंट है GSTR 2B, इसलिए जितना उसमें डेटा रहता है वो उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होता है। जबकि GSTR 2A, जहां से पहले GSTR 8 अपडेट होता था या ऑटो पॉपुलेट होता था, GSTR 2A क्योंकि डायनेमिक है, वो चेंज होता रहता है, इसीलिए यहाँ GSTR 8 में भी डेटा अपडेट होता रहता था। लेकिन अब एक बार यहाँ पे जनरेट होने के बाद जितना नवंबर तक आप रिटर्न फाइल करेंगे, उतना पूरा डेटा वहां पे लिया जाएगा और फिर वो डेटा चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। GSTR 9 एक एनुअल रिटर्न है, मतलब पूरे साल का डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पूरे साल में मतलब 23-24 में जितने भी आपने डिटेल्स अपलोड करी हुई है GST रिटर्न्स में, वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके पास दोनों ये ऑप्शन है। मैंने जैसे बोला, आपको ऑफलाइन हम बाद में देखेंगे, ऑनलाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। आप उसके नीचे अगर स्क्रॉल करके आते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये इन्फॉर्मेशन रीड करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यहाँ से ही हमें बहुत कुछ पता चल जाता है रिटर्न्स के बारे में और उसके प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे तो ये सबसे पहले लिखा है कि आपको अगर चाहिए तो आप GSTR 9 का सिस्टम जनरेटेड PDF फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। ये जरूरी होता है डाउनलोड करना, क्योंकि हम GSTR 9 में जो ऑटो जनरेटेड डेटा होता है वो बाद में एडिट भी करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये हो सकता है कि पहले का जो ऑटो जनरेटेड डेटा था वो हमें नहीं याद रहता बाद में, या फिर नहीं पता चलता। इसलिए सबसे पहले आप कुछ भी एडिटिंग करने से पहले GSTR 9 जो ऑटो जनरेटेड PDF फॉर्मेट होता है वो डाउनलोड जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, फिर आपको देखना है कि अगर कुछ लायबिलिटीज इसमें आती है और इसके थ्रू मतलब GSTR 9 से अगर आप कुछ GST लायबिलिटी आपकी पे करते हैं, तो फिर आपको DRC 03 के थ्रू पे करनी होगी और इसको कैश में ही पे करनी होगी। बहुत लोग सोचते हैं कि जो ITC इसमें हमने क्लेम किया है वो एडजस्ट करके हम फिर उसको यूज कर लेंगे या पे कर लेंगे, लेकिन नहीं पॉसिबल है, अलाउड नहीं है। जितनी भी आपकी GST लायबिलिटीज में अराइज होती है वो आपको कैश में कंपलसरी पे करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे बताया भी है कि अगर आपका डेटा 500 से कम है तो आप ऑनलाइन मोड से फाइल कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा है तो आप ऑफलाइन मोड यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए और भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, आप रीड कीजिए, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी। अदरवाइज ये सारी चीजें हम डिस्कस करने ही वाले हैं आज की इस वीडियो में। चलिए प्रिपेयर ऑनलाइन से स्टार्ट करते हैं। कि आप ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। अगर आपको नील रिटर्न फाइल करनी है तो आप यहाँ पे यस सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि GSTR 9 किसके लिए कंपलसरी है? जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन उससे कम है तो फिर आपको GSTR 9 ऑप्शनल है, तो फिर भरनी ही क्यों है आपको। अगर आपकी नील टर्नओवर है तो फिर नील रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सजेशन देती हूँ हमेशा कि आपने ऐसे 22-23 के किसी भी डेटा को 23-24 में करेक्ट किया है या इन्वॉल्व किया है तो आप GSTR 9 जरूर फाइल कीजिएगा। ठीक है, हालांकि 2 करोड़ से कम टर्नओवर पर आपको ये कंपलसरी नहीं है। ओके, तो नील रिटर्न फाइल करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहे तो फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था कि आप PDF फॉर्मेट में GSTR 9 जो सिस्टम जनरेटेड होता है वो आप डाउनलोड करके रखेंगे, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद दूसरा होता है आपका GSTR 1 और IFF, जो आपने ऑलरेडी 23-24 का सबमिट किया हुआ है, उसका भी आपको PDF फॉर्मेट मिल जाता है। उसकी पूरी समरी पूरे साल की मिल जाएगी। 3B की भी पूरी समरी पूरे साल की मिल जाएगी, 23-24 की। और यहाँ पे आपको टेबल 8A डाउनलोड करने का एक्सेल में ऑप्शन मिल जाता है, तो वो आप जरूर डाउनलोड करके रखिएगा, ताकि आपको ये हेल्पफुल हो सके। आपको GSTR 9 में डेटा रिकंसिलिएशन में ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप जरूर डाउनलोड करके रखिएगा। अब पहले टेबल समझ लेते हैं, उसकी समरी समझ लेते हैं टेबल को, कि टोटल 19 टेबल्स है।
वहां पे टेबल नंबर 1, 2, 3 तो आपका ट्रेड नेम, GSTIN और ईयर दिखाएगा। टेबल 4 से हमारा एनुअल रिटर्न स्टार्ट होता है और लास्ट टेबल है 19 का लेट फीस। ठीक है, ये टेबल नंबर 4 से स्टार्ट होगा जहां पे आपको सेल्स की डिटेल डालनी है और लास्ट टेबल है 19 लेट फीस। यहाँ पे आप एक बार कंप्यूट लायबिलिटी क्लिक करेंगे ना तभी आपको यहाँ पे लेट फी एप्लीकेबल होगी। अगर आप 31 दिसंबर के बाद में रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि GSTR 9 की ड्यू डेट 31 दिसंबर होती है, उसके बाद आप फाइल करेंगे तो आपको लेट फीस यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाती है। तो उसके बाद अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कंप्यूट लायबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी लेट फीस भी रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको वो पे भी करनी पड़ेगी। अब क्योंकि लास्ट टेबल से स्टार्ट किया है, चलिए वहां से ही हम रिवर्स जाते हैं कि जो टेबल ऑप्शनल होते हैं, जैसे कि टेबल नंबर 16 और टेबल नंबर 18, ये दोनों ऑप्शनल होते हैं। तो मेरा सजेशन ये होता है कि आप उस पर काम मत कीजिए, उसको फिलअप मत कीजिए, क्योंकि जो चीजें ऑप्शनल है उस पर क्यों अननेसेसरी अपना टाइम डालना। तो ऑप्शनल टेबल कौन सा है कि टेबल नंबर 18 HSNY समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाई, मत कीजिए क्योंकि बहुत काम आपका बढ़ जाता है इनवर्ड सप्लाई की HSNY समरी देना। ठीक है, और टेबल नंबर 16 में है सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर्स डीम्ड सप्लाई बाय जॉब वर्कर एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। तो ये आपकी क्योंकि ऑप्शनल है, आपको मैं ये डिटेल में बता भी नहीं रही हूँ क्योंकि हम भी ये फिलअप नहीं कर सकते हैं। टेबल नंबर 17 में जो HSNY समरी देनी है वो आपको सेल्स की आउटवर्ड सप्लाईज की, मतलब कि सेल्स की HSNY समरी देनी है। तो यहाँ पे अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो सिर्फ आपको B2B सेल्स के लिए HSNY समरी देनी है। सिर्फ 4 डिजिट डालने हैं उसमें, HSN या फिर SAC। अगर गुड्स है तो HSN, सर्विस है तो फिर SAC आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको B2B B2C दोनों सप्लाईज की HSNY समरी देनी होगी और उसमें 6 डिजिट बताने होंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आपका जैसे इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है गुड्स और सर्विस का। आप अपनी गुड्स और सर्विसेज की डिटेल डालिए, HSN सिलेक्ट कीजिए और फिर जो भी फर्दर डिटेल पूछी जाती है वो ऐड कीजिए। जैसे कि मैंने गुड्स में पंचिंग मशीन डालना है, मुझे पंचिंग मशीन के लिए, तो मैंने पंचिंग प्रेस किया, मेरे सामने ऑप्शन आ जाएगा और उसमें से मेरा अपना पर्टिकुलर HSN मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे यू की SU, मतलब आपको एक आपकी क्या क्वांटिटी में है, आप मैंने किलोग्राम सिलेक्ट किया है, आपका जो भी पर्टिकुलर होगा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपने आप आ जाएगा, आपकी क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू, फिर रेट ऑफ टैक्स, फिर IGST, CGST, वो सारी चीजें यहाँ पे आप दिखा के फिर ऐड कर सकते हैं और उसको फिलअप कर सकते हैं। तो हर एक HSN वाइज समरी आपको देनी है, मतलब जितने HSN वाले आपके पास गुड्स या सर्विस है सबकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। ओके, उसमें भी टर्नओवर पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगेन बढ़ते हैं टेबल नंबर 15 के पास। टेबल नंबर 15 भी ऑप्शनल है, जहां पे आपको पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड्स एंड रिफंड्स बतानी है। ड्यूरिंग द ईयर आपको कोई डिमांड दी गई थी, अगर डिमांड इश्यू करी गई थी तो उसकी डिटेल आपको इसमें प्रोवाइड करनी है। ऑप्शनल है, हम इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, सो जो ऑप्शनल टेबल है हम नहीं देखेंगे उसको, लेकिन हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें से भी हमने कुछ देख लिए हैं। अब जो बचे हैं ना टेबल्स, वो सिर्फ सेल्स और ITC के टेबल बचे हैं। तो जितने सारे ऑप्शनल है नहीं फिल करेंगे और जितने उसके अलावा जो मैंडेटरी टेबल्स है वो भी हमने देख लिए। अब सिर्फ सेल्स और ITC जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल्स है GSTR 9 में, और उसी पे हमें फोकस करना है, बहुत ही ध्यान से समझना है। तो आराम से समझिए, इजीली उसको आराम से देखिए, आप भी खुद देखें और लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी अपना GSTR 9 इजीली फाइल कर सके समझ के अपने आप। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि अगर आप लाइक, शेयर या फिर सब्सक्राइब करते हैं, अगर आपको ये हेल्पफुल हो रही है तो ऐसे ही वीडियो हमें और बनाने चाहिए। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब जो सेक्शंस बचे हैं या टेबल्स बचे हैं उसमें टोटल टेबल्स हैं। एक तो सेल्स का टेबल्स, उसमें 4, 5, 9, 10 और 11, ये 5 टेबल्स सेल्स के हैं। और ITC के 2 टेबल है 12 एंड 13। उसमें से 10, 11, 12, 13 को तो एक ही ग्रुप में डाल दिया है, मतलब उसका एक ही टेबल बनाया गया है, वो ग्रुप में दिया है। जो भी मिस्टेक्स हम 23, 24 में करे हैं और उसको हम करेक्ट किया अगर 24, 25 में, तो उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे बतानी होती है। अगर वो करेक्शन बिफोर 30 नवंबर 2024 किया है तो। ठीक है, और 10, 11 सेल्स के लिए होता है इसमें और 12, 13 ITC के लिए होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेबल्स है, हमें जरूर देखना है और इसके अकॉर्डिंग फाइल करना है। टेबल नंबर 4, 5, 9 फाइनेंशियल ईयर 23-24 का डेटा जो हमने GSTR 3 में ऑलरेडी फाइल कर दिया है, वो ही डेटा हमें यहाँ पे दिखाना होता है टेबल नंबर 4, 5, 9 में। ठीक है, तो 4, 5, 9 में 23-24 का ही डेटा आएगा। फिर 10, 11 में भी हमें सेल्स का डेटा डालना है, लेकिन वो कौन सा डेटा, 23-24 का डेटा जो हमने 24, 25 में करेक्ट किया है, इंक्लूड किया है। ओके, और फिर बाद में 12 और 13 में तो सिर्फ ITC ही आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं टेबल नंबर 4, 5, 9।
हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या कवर करने वाले हैं इस टेबल में और क्या क्या चीजें होगी। सबसे पहले यहाँ पे 23-24 का डेटा आएगा, जो हमने ऑलरेडी 23-24 के जितने भी जीएसटी रिटर्न्स फाइल किए हैं उसमें वो डेटा इंक्लूड किया है, वो सेल्स का डेटा, ठीक है। मतलब जीएसटीआर 1, IFF 1A हो सकता है, तो उसमें हमने जितना भी डेटा अपलोड किया है 23-24 में वो ही डेटा हमें यहाँ पे दिखाना है। अब ये समझने की आप कोशिश कीजिए कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो ऑलरेडी डेटा फाइल हुआ है 2024 में वही हमें यहाँ पे इस टेबल में दिखाना है। ऐसा मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये हो सकता है कि हमारा जो डेटा है ना उसमें 3 साल कवर हुए हैं, 23-24 में 3 साल कवर हो गए। जैसे कि 22-23 का डेटा हमने, ऐसा हो सकता है कि 22-23 मतलब प्रीवियस ईयर का कोई डेटा हमने 23-24 में करेक्ट किया हो, ठीक है, अपने करंट ईयर में करेक्ट किया हो, तो 23-24 का मतलब 22-23 का भी डेटा इसमें इंक्लूडेड हो सकता है। साथ में 23-24 का तो डेटा होगा ही, क्योंकि उसका तो जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं हम लोग। और ऐसा भी हो सकता है कि 23-24 का कोई डेटा या इनवॉइस हमने नेक्स्ट ईयर में मतलब 24-25 में करेक्ट किया हो या फिर ऐड किया हो या कुछ भी किया हो, लेकिन उसकी इफेक्ट 24-25 में दी हो। तो 3 साल को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। हम पूरा स्पिल ओवर इफेक्ट यहाँ पे देने वाले हैं। हमें यहाँ पे बाइफर्केशन देना है कि हमारा इसमें से कौन सा डेटा 23-24 का है, हमें 22-23 का डेटा एक्सक्लूड करना है और 24-25 का डेटा भी ऐड करना होगा। लेकिन उसके लिए टेबल तो जैसे मैंने बताया कि वो अलग है। 24-25 में जो डेटा हमने ऐड किया है उसका अलग ही टेबल है, तो उसकी बात नहीं है। यहाँ पे 459 में हमें मेनली 23-24 का डेटा दिखाना है, जो जीएसटीआर 3B रिटर्न में हमने ऑलरेडी फाइल किया हुआ है 23-24 में, और उसमें से हमें 22-23 का डेटा एक्सक्लूड करना है, मतलब प्रीवियस ईयर का डेटा एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। किस तरह से करेंगे मैं आपको पूरा टेबल एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा मैं ब्रीफ दिखा रही हूँ पहले से, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि हम कैसे ये रिटर्न्स फाइल करने वाले हैं, ठीक है। अब जितना भी डेटा हमें यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगा ना, वो कुछ भी डेटा होने दो, लेकिन हमें करेक्ट डेटा देना है जो जीएसटीआर 3B में अपलोड हुआ है, जो हमने फाइल किया है 2024 का है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 में आपको डिटेल्स ऑफ एडवांसेस, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेएबल, मतलब आपकी टैक्सेबल सप्लाईज या टैक्सेबल सेल्स आपको शो करनी है। तो टैक्सेबल सेल्स भी इसमें होगी, परचेसेस भी होगी, जहां पे आपने आरसीएम बेस पे टैक्स पे किया है तो परचेस भी आपको दिखानी होगी उसमें। और अगर कोई सर्विसेज ऐसी है जिसपे एडवांस पे आपने टैक्स पे किया है और जिसका इनवॉइस इश्यू नहीं हुआ था, वो सारी चीजें आपको इसमें बतानी होगी, ठीक है। तो ये है आपका टैक्सेबल सप्लाईज, टैक्सेबल सेल्स। डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर इसमें वेरिएशन 20% से ज्यादा है, मतलब आपका ऑलरेडी जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है और आपने एडिट कर दिया, चेंज कर दिया, और उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 20% से ज्यादा है, तो इसमें आपको रेड कलर की वार्निंग दिखाएगी, लेकिन आपको उसकी चिंता करने की बात नहीं है। आपको यहाँ पे करेक्ट डेटा शो करना है, भले ही वो वेरिएशन 20% से ज्यादा है, लेकिन आपका काम क्या है, आपको करेक्ट डेटा शो करना है। और उसके रीजंस आप एक जगह पे नोट करके रखेंगे। बाय द वे आप यहाँ पे भी उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन जस्टिफिकेशन के लिए आपके पास वो सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, ठीक है। तो साथ में आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है कि डेटा एडिटेबल होगा, ऑटो पॉपुलेट हुआ है, लेकिन आप चेंज कर सकते हैं। अगर रेड वार्निंग आती है, डोंट वरी, आप उसको आपका करेक्ट डेटा यहाँ पे शो कीजिए। अब यहाँ पे आपने जो भी डेटा फाइल किया हुआ है, चाहे वो बुक का करेक्ट शो हो रहा है या फिर आपके 3B रिटर्न में आपने करेक्ट डेटा फाइल किया था, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि 3B रिटर्न में कुछ गलत डेटा चला गया था, लेकिन आपकी बुक में करेक्ट डेटा है, तो आप बुक वाला डेटा यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो आपने जो मिस्टेक्स किए हैं, ऐसा हो सकता है कि आपको IGST पे करना था, लेकिन आपने बाय मिस्टेकली CGST और SGST पे कर दिया, तो वो मिस्टेक भी आपको यहाँ पे ही करेक्ट करनी है। और यहाँ पे जब करेक्ट करने जाएंगे ना, तो प्रॉब्लम क्या होगा आपका कि IGST के बदले आपने CGST और SGST पे कर दिया है, तो पहले तो आपको IGST पे करना पड़ेगा और फिर आप CGST और SGST जो एक्सेस पेमेंट किया था गलती से, उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं RFD 01 में, ठीक है, जिसकी वैलिडिटी 2 इयर्स की होती है। विदिन 2 इयर्स आपको उसको क्लेम कर लेना होता है। तो इस तरह किसी भी टाइप की मिस्टेक भी आपने अगर करी है ना, तो आपको यहाँ पे ही करेक्ट कर देनी है। आप जब भी डेटा एडिट करेंगे ना, वो एडिटिंग में आपको पूरा करेक्ट डेटा डालना है, आपका जितनी भी मिस्टेक होगी वो भी करेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे ही होगी, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आपको करेक्शन भी यहाँ पे ही करने हैं, और आपने जो डेटा ऑलरेडी फाइल किया हुआ है GSTR 1 में 2024 में, वही डेटा आपको यहाँ पे शो करना है, और उसके अलावा आपके करेक्टेड डेटा शो करने हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैं बार बार ऐसे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो डेटा आप यहाँ पे दिखाएंगे ना, वो सारा इंक्लूडिंग होगा 22-23 का डेटा भी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने जब GSTR 3B रिटर्न
GSTR 1 फाइल किया उसमें 22-23 का भी डेटा आपने इंक्लूड किया होगा, तो ये जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है ना वो 22-23 का भी डेटा कलेक्ट करेगा, मतलब शो करेगा। तो आपको उसको एक्सक्लूड करने के लिए आपका 23-24 का ही डेटा दिखाना है जो आपने GSTR 1 और 3B में 23-24 में फाइल किया हुआ है। तो कोई भी मिस्टेक आप करेक्ट करेंगे यहाँ पे। बाकी 23-24 का डेटा कोई अगर आपने करेक्ट किया हुआ है 24-25 में, तो उसके लिए तो अलग टेबल्स अपने पास है ही, ठीक है। तो वो उसको यहाँ पे नहीं दिखाना है जो आपने 24-25 में करेक्ट किया, ठीक है। अब क्या क्या चीजें आपको दी है कि यहाँ पे तो टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, SGST और सेस की सारी आप करेक्ट डेटा देंगे, लेकिन जो सप्लाईज है उसके नेचर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपको सबसे पहले सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब B2C सप्लाई दिखानी है, B2B भी दिखानी है। अगर आपकी कोई जीरो रेटेड सप्लाई है, मतलब कि एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सेप्ट सप्लाईज टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो वो भी आपको देखना है। आपकी एक्सपोर्ट जहाँ पे आपने टैक्स पे किया, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई दिखा रहे हैं ना आप, इसलिए टैक्स पेड वाली जो आपकी एक्सपोर्ट है वो दिखानी है। सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, तो यहाँ पे भी आपने जहाँ पे टैक्स पे किया हुआ है वही आपको डिटेल शो करनी है। डिम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो करनी है। उसके बाद है एडवांस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इश्यूड, ओके, तो वो भी आपको यहाँ पे शो होना होगा। एडवांसेस सर्विसेज पे आता है, जहाँ पे सर्विसेज के केस में अगर आप एडवांसेस रिसीव करते हैं तो उसमें GST एप्लीकेबल हो जाता है, आपको GST पे करना होता है, लेकिन अगर उसका इनवॉइस इशू नहीं किया होता है तो आपको वो एडवांसेस यहाँ पे दिखानी है, करेक्ट। फिर इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, तो ये परचेस हो गया आपकी ऐसी परचेस जिसपे आपने RCM बेस पर टैक्स पे किया है, तो वो आपको यहाँ पे शो करनी है। उसके बाद जो न्यूली एडेड एंट्री है G1, वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आज कि यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लाईज ऑन विच ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज पर सेक्शन 9(5), मतलब सेक्शन 9(5) में जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर आते हैं उन लोगों को ये रिपोर्ट करना होता है, उनकी सप्लाईज यहाँ पे लिखानी है। जैसे कि जोमेटो होता है, स्विगी, ओला, उबर, अर्बन क्लैप, ओयो रूम्स, वो सारे सेक्शन 9(5) वाले ई-कॉमर्स ऑपरेटर हैं, तो उनको अपना डेटा यहाँ पे शो करना है। ये न्यूली एडेड है, यहाँ पे नहीं था। इसके अकॉर्डिंग हम अगर देखें GSTR 1 में भी कुछ टेबल्स ऐड किए गए थे, टेबल नंबर 15 उनके लिए था, तो अब वो टेबल नंबर 15 से यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगा। उन्होंने जो टेबल नंबर 15 में GSTR 1 के अपलोड किया होगा डेटा पूरे साल में, वो यहाँ पे अभी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये ऑटो पॉपुलेट होगा, वो भी यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बाद में आपको उसकी पूरी टोटल मिल जाती है। एंड फाइनली फिर आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जो भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आप शो करेंगे ना वो ऊपर एडजस्टेड ना हो, मतलब यहाँ पे जो आपने डेटा डाला है ना पहले का, ये सारे डेटा जो आपने ऑलरेडी इंक्लूड किए हैं उसमें से आपने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट एडजस्ट नहीं करी होगी, तभी जाके आप यहाँ पे उसका ब्रेकअप देंगे। वेयर इट इज, हाँ हियर, ठीक है, यहाँ पे आप उसका ब्रेकअप देंगे। अदरवाइज आपने एडजस्ट करी हुई है या तो यहाँ पे आपको ब्रेकअप देने की जरूरत नहीं है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ऊपर वो आप एडजस्ट नहीं करेंगे और यहाँ पे ब्रेकअप करेंगे, ठीक है उसका। उसके बाद है सप्लाईज और टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट्स प्लस और सप्लाईज और टैक्स रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट्स माइनस, मतलब ऐसे कोई ऐसे इनवॉइसेस जो आपने अमेंड किए हुए हैं 23-24 में अमेंडमेंट टेबल्स में डाल के किए अमेंड, अगर GSTR 1 में, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। अगर वो अमेंडमेंट की वजह से आपकी टैक्सेबल सप्लाईज, मतलब आपकी GST लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो आपको वो यहाँ पे दिखाना है K टेबल में। और अगर आपकी उसकी वजह से अमेंडमेंट की वजह से आपकी GST लायबिलिटी अगर कम हुई है तो आपको टेबल नंबर L में उसको शो करना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे और इस तरह से आपके अमेंडमेंट की डिटेल भी आप शो करेंगे, मतलब GSTR 1 में आपने अमेंडमेंट में जो भी कुछ डाला है ना वो भी आपको यहाँ पे शो करना होता है, प्लस और माइनस में वो भी देख के आपको अमेंड करना होता है। और फिर फाइनली आपको सप्लाईज एंड एडवांसेस ऑन विच टैक्सेस टू बी पेड H प्लस M अबाउ, तो H मतलब ये सब टोटल और M प्लस ये सब टोटल, उसका टोटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टोटल। अगर आप GSTR 9C के लिए अगर लायबल हो तो ये आपके GSTR 9C में शो करने वाला है, ठीक है। इसलिए आप इस डेटा को बहुत ही ध्यान से फिलअप करेंगे, करेक्ट डेटा फिलअप करेंगे। 23-24 का करेक्ट डेटा जो आपने 23-24 में फाइल किया हुआ है, ठीक है। आई होप ये समझ रहे हो, बार बार मैं बता रही हूँ आपको कि 23-24 का करेक्ट डेटा जो आपने 23-24 में फाइल किया हुआ हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा डेटा 23-24 का जो आपने 24-25 में आके फिलअप किया है, ये ऐड किया है, तो वो डेटा आप यहाँ पे नहीं लेंगे, ओके। 20% वेरिएशन से ज्यादा होगा अगर, तो फिर आपको यहाँ पे रेड वार्निंग आ गई, बट डोंट वरी अबाउट दिस, आपको करेक्ट डेटा इसमें डालना है और आपके पास उसका एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए अगर इनकेस नोटिस आता है तो।
ठीक है, अब बढ़ते टेबल नंबर 5 की तरफ। टेबल नंबर 5 में आपको एग्जेम्प्ट सेल्स दिखानी है, ये भी सेल्स का टेबल है लेकिन एग्जेम्प्ट सेल का है। आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेएबल। सो आउटवर्ड सप्लाईज है लेकिन टैक्स पेएबल नहीं है, तो ये भी डेटा आपका ऑटो पॉपुलेट होगा, पूरा ऑटो पॉपुलेट। ये टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि इस पर टैक्स तो है ही नहीं तो ये टैक्स की बात तो आती ही नहीं, इसलिए ग्रे ऑफ हो गया है। टैक्सेबल वैल्यू आपकी ऑटो पॉपुलेट होगी जो आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका है जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट विदाउट द पेमेंट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट है आपका सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। देन सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, तो वो भी आपको यहाँ पे बताना है। या अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जो सप्लाई तो कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई तो है, लेकिन वहां पे उसके रिसिपिएंट ने जीएसटी पे किया होगा, तो उसने तो नहीं पे किया लेकिन उसकी सप्लाई तो है, तो इट इज सप्लाई बट टैक्स इज नॉट पेड बाय हिम, टैक्स इज पेड बाय द रिसिपिएंट, तो वो भी यहाँ पे उसको शो करेगा उसकी सेल्स को, ठीक है। नेक्स्ट C1 जो नई एंट्री है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के जो थ्रू सप्लाई करते हैं ना उनके लिए, जैसे कि ओला उबर के थ्रू अगर कोई ड्राइवर सर्विस देते हैं तो फिर वो ड्राइवर्स मतलब कि वो सप्लायर्स यहाँ पे उनकी डिटेल्स अपडेट करेंगे, यहाँ पे उनकी सप्लाईज का टोटल वैल्यू वो शो करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे सप्लायर के लिए है जो ई कॉमर्स के थ्रू, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देन एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, नील रेटेड सप्लाईज एंड देन नॉन जीएसटी सप्लाई, मतलब सप्लाईज इंक्लूड्स नो सप्लाई। तो यहाँ पे बहुत ये मैंडेटरी कर दिया है टेबल, यहाँ पे मैंडेटरी आपको शो करना है, अगर आपकी कोई नॉन जीएसटी सप्लाई है तो आप उसको शो करें। एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई को आपने उसके मर्ज भी कर दिया ना किसी एक में तो चल जाता है, ठीक है। तो उसकी बाइफर्केशन की इतनी जरूरत नहीं होती, ब्रेकअप देना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई नॉन जीएसटी सप्लाई है तो उसका ब्रेकअप जरूर दे, आप उसको मैंडेटरीली यहाँ पे शो करेंगे, जैसे कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। शेड्यूल 3 में जितनी भी सप्लाईज दी हुई है ना वो आपको यहाँ पे, अगर आपकी उसमें से कोई सप्लाई है तो वो आपको यहाँ पे स्पेशली मेंशन करनी है, ठीक है। बाद में उसका टोटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये ब्रेकअप क्यों जरूरी है, क्योंकि एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो हम कैलकुलेट करते हैं ना तो उसमें सारी टाइप की आपकी सप्लाई इंक्लूड रहती है, एग्जेम्प्ट सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, एक्सपोर्ट, नील रेटेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, तो और वो भी ऑल इंडिया पैन बेस्ड होती है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट को इन सब का ब्रेकअप चाहिए। तो हो सकता है क्योंकि आपकी टैक्सेबल सप्लाई 20 लाख से कम है लेकिन ऐसी नॉन जीएसटी सप्लाई ही आप इतनी 5 करोड़ की कर रहे हैं, 15 करोड़ की कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए गवर्नमेंट को ब्रेकअप चाहिए इसका, इसलिए जीएसटीआर 9 में स्पेशली और उन्होंने मैंडेटरी डाल दिया है कि आप अपनी नॉन जीएसटी सप्लाई का ब्रेकअप हमें मैंडेटरी सबमिट करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि आपका ये हो सकता है एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड को आप डाल दो एक में ही, मर्ज कर दो चलेगा, लेकिन ये नॉन जीएसटी सप्लाई आप कंपलसरी शो करेंगे। नील रेटेड मतलब 0%, ठीक है, 0% जिसका टैक्स रेट होता है वो, मतलब उसमें जीएसटी एप्लीकेबल है लेकिन फिलहाल उसका रेट 0% है, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे भी आपको क्रेडिट नोट इश्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन A to F, तो ऊपर के जितने ट्रांजेक्शन देखे उसके रिलेटेड अगर कोई क्रेडिट नोट होगी तो आपको यहाँ पे शो करनी है। डेबिट नेट होगी तो यहाँ पे सप्लाई डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट, अमेंडमेंट में आपने कुछ अगर डेटा डाला हुआ है इनके रिलेटेड तो जिसकी वजह से आपकी सेल्स इंक्रीज हुई है तो आपको यहाँ पे लिखना है, और उसकी वजह से अगर सेल्स डिक्रीज हुई है तो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और उसका टोटल आ जाएगा। ये सारे टोटल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप टोटल को देख सकते हैं। अब टेबल नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें टेबल नंबर 4, 5 के बाद टेबल नंबर 9 जो सप्लाई की सेल्स की है, एक अनदर सेल्स टेबल इट इज, हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स फाइल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब हमने जो ऑलरेडी टैक्सेस पे कर दिया है ना वो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टैक्सेस पेड और पेएबल दोनों शो करना होगा। अभी फिलहाल जो ऑटो पॉपुलेट हो रहेगा वो हमने ऑलरेडी पे किया हुआ है ना उसके बारे में दिखाएगा थ्रू कैश, मतलब जो कैश में पे किया है वो भी दिखेगा, जो आईटीसी के थ्रू भी पे किया है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटो फिल्ड होगा और हम यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे, जो भी है वो करेक्ट डेटा हमें यहाँ पे दिखाना है टैक्स पेएबल में। तो हमारा जितना टोटल करेक्ट टैक्स पेएबल आता है, जितनी जीएसटी एग्जैक्टली लायबिलिटी है हमारी करेक्ट, वो हमें यहाँ पे शो करनी है, ठीक है। यहाँ पे भी ऊपर आपको मैसेज मिल जाएगा कि अगर जो वेरिएशन है वो 20% से ज्यादा है तो आपको वार्निंग मिल जाती है रेड कलर में, लेकिन फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको आपका काम करना है, करेक्ट डेटा प्रोवाइड करना है, करेक्ट टैक्स लायबिलिटी आपको यहाँ पे शो करनी है, ठीक है। तो आप इसको एडिट करेंगे और करेक्ट डेटा आपका शो करेंगे, करेक्ट लायबिलिटी शो करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है अगेन कि आपको यहाँ से 22-23 का डेटा रिमूव करना है और 23-24 की लायबिलिटी ही रखनी है, मतलब अगर इसमें कोई 22-23 की लायबिलिटी भी इंक्लूडेड है तो आप उसको रिमूव करेंगे और सिर्फ 23-24 का ही डेटा या लायबिलिटी रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टेबल लेते हैं 10, 11, 12, 13
particulars of the transactions for the financial year declared in return of the next financial year till the specified period। मतलब कि 23-24 का डेटा अगर आपने 24-25 में शो किया है टिल 30 नवंबर 2024, तो वही आपको यहाँ पे शो करना है। ठीक है, आपको उसका ब्रेकअप देना है कि आपने जो भी डेटा 23-24 का 24-25 के रिटर्न्स में टिल 30 नवंबर 2024 अपलोड किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसमें। अगर उसको आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि टेबल नंबर 10 और 11 सप्लाईज का है, सेल्स का है। ठीक है, जिसका इम्पैक्ट आपको टेबल नंबर 14 में मिलेगा। हम देखेंगे टेबल नंबर 14 भी। तो यहाँ पे क्या है कि सप्लाईज और टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू द अमेंडमेंट्स प्लस नेट ऑफ डेबिट नोट्स। तो यहाँ पे आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को भी एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आपकी ऐसी सप्लाईज 23-24 की, ऐसी सेल्स जो आपने 24-25 के रिटर्न्स में दिखाई थी, जिसकी वजह से आपकी सेल्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, राइट, आपकी जीएसटी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो वो आपको सेल्स इस टेबल में दिखाना है। अगर आपको ऐसा कोई डेटा 23-24 का सेल्स ऐसा जो आपने 24-25 में दिखाया जिसकी वजह से आपकी सेल्स डिक्रीज हुई है, ऐसा कोई अमेंडमेंट आपने किया, चेंज किया, करेक्शन किया, जिसकी वजह से आपकी जीएसटी लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, तो आपको टेबल नंबर 11 में शो करनी है। ठीक है, वैसे ही फिर आईटीसी के लिए है। अगर आईटीसी 23-24 का आईटीसी अगर आपने 24-25 में क्लेम किया है तो उसका डेटा आपको यहाँ पे शो करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो अगर आपने डेटा आईटीसी रिवर्स कर दिया है, 23-24 का आईटीसी था लेकिन आपने 24-25 में उसको रिवर्स किया, तो आप यहाँ पे शो करेंगे। या फिर 23-24 का आईटीसी आपने 24-25 में क्लेम किया है, तो आपको यहाँ पे शो करेंगे टिल 30 नवंबर 2024। ठीक है, तो ये ऑटो पॉपुलेट कहीं से भी नहीं होगा, आपको अपने आप से इसको फिलअप करना होगा, इसलिए आपको देख के आराम से इसको फिलअप करना है। आप देखेंगे कि आपने 24-25 में पिछले साल के मतलब 23-24 के ऐसे कौन से डेटा को डाला हुआ है, तो आराम से इसको समझिए, देखिए और इसको फिलअप कीजिए स्लोली। ठीक है, अब टेबल नंबर 14, जैसे मैंने बोला कि आपका ये वाला डेटा जो सेल्स का आपने यहाँ पे डाला हुआ है वो टेबल नंबर 14 में रिफ्लेक्ट होगा। तो आपको ये देखना है कि डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन इन टेबल नंबर 10 एंड 11। तो आपका जो भी 10-11 में आपने डेटा फिलअप किया है सेल्स का, उसका जो डिफरेंस होगा ना इन दोनों का, वो आपको यहाँ पे शो करेगा और फिर आपको उसको पे करना होगा, आपको उसको चेक करना है और उसको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो वो डेटा आपको यहाँ पे शो होगा और जितना आपने पेमेंट किया हुआ है वो डेटा आप यहाँ पे डालेंगे और फिर उसको सेव करके आगे बढ़ेंगे। फिर है नेक्स्ट आईटीसी टेबल्स। अब हमने सेल्स की टेबल भी देख लिए हैं, बहुत कुछ हमने जीएसटीआर 9 में समझ लिया है अब तक। आगे बढ़ते हैं आईटीसी टेबल, टेबल नंबर 6, 7 और 8। तो सिर्फ 3 टेबल बाकी है हमारे, जहाँ पे हम सारे आईटीसी रिकंसिलिएशन इन टेबल्स को यूज करके ही करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स है अपने लिए। चलिए बढ़ते हैं टेबल नंबर 6, डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जीएसटीआर 3B टेबल नंबर 4A जो हम आईटीसी अवेल करते हैं उसमें से यहाँ पे डिटेल अपलोड या ऑटो पॉपुलेट होती है। ठीक है, तो जीएसटीआर 3B का टेबल नंबर 4A वो याद रखना है, सेम टेबल आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे भी यही चीज आपको देखनी है कि आपने 23-24 की आईटीसी प्लस 22-23 की ऐसी आईटीसी जो आपने 23-24 में क्लेम करी हुई थी, तो वो दोनों यहाँ पे ऐड होके आएगी क्योंकि आपने 3B में ही क्लेम की होगी और 3B का डेटा यहाँ पे ऑटो पब्लिक होता है जो आपने 23-24 में फाइल किया है। ठीक है, तो ये चीज आप देखिए, ये ध्यान रखें कभी भी कि टेबल नंबर 6 में हम जब भी फाइल करेंगे ना, तो जो डेटा होगा ना उसमें 23-24 के साथ में पिछले साल का मतलब 22-23 का डेटा भी इंक्लूडेड होगा, आपको वो एक्सक्लूड करना है। ठीक है, क्योंकि हम करेक्ट डेटा शो करेंगे 23-24 का ही यहाँ पे, तो ये चीजें आप देखेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे करेक्ट आईटीसी आपका 23-24 का दिखाएंगे जो आपने 23-24 में क्लेम किया है। अगर ऐसा कोई आईटीसी जो 24-25 में क्लेम किया तो वो आपको यहाँ पे शो नहीं करना है। ठीक है, वो आपने ऑलरेडी 10, 11, 12, 13 में कर दिया, राइट, यहाँ पे हमने कर दिया है 12, 13 में, राइट। आईटीसी 23-24 का ऐसा आईटीसी जो हमने 24-25 में किया था तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे शो कर दिया, तो वो आपको वहाँ पे नहीं शो करना है। यहाँ पे आप सिर्फ 23-24 का आईटीसी जो आपने 23-24 में ही अवेल किया था वो आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख लीजिए। साथ में अगर हम ब्रेकअप की बात करेंगे ना, तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जीएसटीआर 9 में आप कैपिटल गुड्स का ब्रेकअप हमें कंपलसरी देंगे। तो ऐसी कोई आईटीसी जहाँ पे कैपिटल गुड्स पे आपने आईटीसी अवेल करी हुई है तो उसका ब्रेकअप आप कंपलसरी करेंगे, लेकिन इनपुट और इनपुट सर्विस को अगर आपने मर्ज कर दिया है तो चलेगा, उसको कंपलसरी ब्रेकअप नहीं देना है, लेकिन कैपिटल गुड्स का आप कंपलसरी देंगे। तो ये सारी चीजें आप है ना जीएसटीआर रिटर्न्स फाइल करेंगे, आपके पास हालांकि ये सारी चीजें अकाउंटिंग में प्रॉपर मेंटेन करी होती हुई है,
क्योंकि जीएसटी 3B में इन सारी चीजों का हम ब्रेकअप नहीं देते हैं, हम पूरा मोस्टली अपना आईटीसी ऑल ओवर आईटीसी में ही क्लेम कर देते हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विस, आरसीएम वो सब होता है हमारे पास ब्रेकअप के लिए, लेकिन इनका ब्रेकअप हम 3B में नहीं देते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे वो ब्रेकअप देना होता है, इसलिए आप डेटा जब प्रिपेयर करेंगे ना, तो और अकाउंटिंग भी जब आप करते हैं, डे टू डे अकाउंटिंग, तो उसको भी इसी तरह से मेंटेन करेंगे ताकि आपके सामने ये सारा डेटा इजीली अवेलेबल हो जाए पूरे साल का, और जीएसटी 9 आप आराम से फाइल कर सके। तो यहाँ पे भी आपको सारे डेटा करेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपने कोई गलती करी है, जैसे कि आईजीएसटी के बदले आपने सीजीएसटी, एसजीएसटी क्लेम कर लिया था, तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे करेक्शन का मौका मिल जाता है एक तो आपको सबसे पहले, और आपको करेक्ट डेटा यहाँ पे शो करना है विद ऑल द ब्रेकअप्स, ठीक है। तो पूरा ब्रेकअप आप देंगे, और जैसे मैंने बताया कि कैपिटल गुड्स कंपलसरी आप उसका ब्रेकअप देंगे ही, ठीक है। आप ये भूलिएगा कि ये मैंडेटरी है, ठीक है। अब टेबल नंबर बी में क्या है कि इनवर्ड सप्लाईज other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes the services received from special economic zone। तो यहाँ पे टेबल नंबर बी में आपको क्या देना है, आपकी इंपोर्ट और आरसीएम इंपोर्ट को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो भी आपकी इनपुट है वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। फिर आपकी आरसीएम के लिए और दो अलग अलग टेबल है, जहाँ पे इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज ऑन विच टैक्स इज पेड एंड आईटीसी इज अवेल, तो वो आपको अलग से दिखाना है यहाँ पे, जिसमें भी कैपिटल गुड्स का आपका ब्रेकअप कंपलसरी होता है, ठीक है। तो अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने कोई सप्लाई ली है और उस पर आपने आरसीएम बेस पे टैक्स पे किया है, तो वो यहाँ, और उसका आईटीसी लिया है, तो आप यहाँ पे क्लेम करेंगे उसको, ठीक है। और अगर ऐसी कोई इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन बी अबाउ, मतलब जो इसमें नहीं आती है, अगर ऐसी कोई है जैसे रजिस्टर्ड पर्सन से आपने आरसीएम बेस पे कोई इनपुट ली है, तो उसका आप ब्रेकअप यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना इनपुट्स। और फाइनली इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाईज फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो आपको ऐसी कोई इंपोर्ट ऑफ गुड्स दिखानी है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी यहाँ पे देना है, एक्सक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पे गुड्स में इंक्लूडिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन का है, और सर्विसेज में भी एक्सक्लूडिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन से आपने जो भी सप्लाईज ली है इनवर्ड सप्लाई, वो आपको एक्सक्लूडिंग करनी है। तो ये सारी चीजें भी आप ध्यान से पढ़े, इसको इजीली आप समझे पहले इसको कि कैसे क्या ब्रेकअप देना है, क्या शो करना है, ऐड करना है, नहीं करना है, वो सारी समझ की चीजें आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव्ड फ्रॉम द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो इसका ब्रेकअप तो हम वैसे भी 3B में देते हैं, तो आपके लिए अवेलेबल होगा वो ऑलरेडी, तो आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट देखना है, ठीक है। फिर एच है अमाउंट ऑफ आईटीसी रीक्लेम्ड अदर देन बी अबव अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, मतलब वो जो 180 डेज वाला आपका जो रूल है, जिसकी वजह से आप आईटीसी रिवर्स कर लेते हैं और बाद में जब 180 डेज के बाद पेमेंट करते हैं तो आप उसको रिक्लेम करते हैं, तो वो रिक्लेम वाला आईटीसी आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर उसका टोटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये जो टेबल नंबर बी और टेबल नंबर एच, मतलब ये जो बी पॉइंट है इसका अमाउंट और जो एच का अमाउंट है ना, वो आपको टेबल नंबर 8B में ऑटो पॉपुलेट होगा, ठीक है। और टेबल नंबर 8B में आप फिर उसको करेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे वो ऑटो पॉपुलेट होकर फ्रीज हो जाता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वहां पे आपको और कुछ करेक्शन करना है तो फिर से यहाँ पे आना होगा टेबल नंबर 6 में और फिर चेंजेस करने होंगे। तो आप यहाँ पे जो डेटा फिलअप करेंगे वो करेक्ट डेटा फिलअप करेंगे, आराम से समझ के करेंगे विदाउट एनी मिस्टेक, तो आप टेबल नंबर 8B में आपको करेक्ट डेटा मिलेगा, ठीक है। तो आराम से कीजिएगा, इसको समझ के कीजिएगा। आपके लिए बहुत ही डिटेल में मैंने ये वीडियो लाया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और लोगों तक, ताकि और लोग भी समझे कि जीएसटी 9 इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, अपने आप भी फाइल हो सकता है, ठीक है। ओके, अब नीचे आपको फिर डिफरेंस मिल जाएगा, और ये डिफरेंस क्या है, आपका 22-23 का डेटा एक्सक्लूड होके मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे अभी जो आपको मिलेगा ना, वो 23-24 का ही आईटीसी शो करेगा, आपका 22-23 का आपका डेटा निकल गया होगा इसमें से, और वो आप नीचे यहाँ पे लिखा सकते हो, ठीक है। एड एनी अदर आईटीसी अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड अबव, तो आपने अवेल तो किया है लेकिन ऊपर उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, जैसे कि 22-23 का डेटा आपने एक्सक्लूड कर दिया है, तो आप यहाँ पे उसको दिखा सकते हो, ऑप्शनल है, आपको जरूरी नहीं है। आप चाहे तो उसको शो कर सकते हो कि 22-23 का डेटा हमने अवेल तो किया, लेकिन हमने अब उसको स्पेसिफाई ऊपर नहीं किया हुआ है, ठीक है, जिसका आपको आईटीसी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम टेबल नंबर 7। तो टेबल नंबर 6 भी हो गया, अभी सिर्फ 2 ही टेबल बाकी है। टेबल नंबर 7 में डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिवर्स्ड एंड इनएलिजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो आईटीसी का वैसे तो देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल भी हमने कर लिया है। अब ये टेबल नंबर 7 आईटीसी का ही, जहाँ पे हमने आईटीसी रिवर्स कर दिया है या फिर हमारा इनएलिजिबल आईटीसी है, वो हम दिखाएंगे। 23-24 का डेटा, 23-24 का ही डेटा हम यहाँ पे शो करेंगे, जो हमने 23-24 में दिखाया है ऑलरेडी, ठीक है। सो यहाँ पे रिवर्स द आईटीसी ऑफ 23-24, तो ये सारे सेक्शन यहाँ पे देखे गए हैं। हम देखते हैं क्या क्या है।
इसका ब्रेकअप कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो इसका ब्रेकअप दे सकते हैं या फिर किसी एक में भी उसको डाल सकते हैं। ओके, सो इंटायर आपका रिवर्सल आप इसी टेबल में H1 में डाल दीजिए चलेगा, लेकिन उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर रिवर्सल में आप डाल के टोटल रिवर्सल आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। एनीवे हम ब्रेकअप अगर हमारे पास अवेलेबल है तो डेफिनेटली उसका शो करेंगे, जैसे कि सेक्शन एज पर रूल 37 जो 180 डेज वाला रूल है उसकी वजह से अगर आपने रिवर्स किया है तो वो ब्रेकअप आप यहाँ पे देंगे। रूल 39 अगर ISD का कोई डेटा रिवर्स किया है आपने ITC तो आप वो यहाँ पे शो करेंगे। रूल 42 तो कोई गुड्स या सर्विसेज जो आपने पर्सनल यूज में ले लिया है तो उसका ITC अगर आपने रिवर्स किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पे उसका ब्रेकअप देना है। 43 में कैपिटल गुड्स का अगर कोई ITC रिवर्स किया है तो वो यहाँ पे दिखाएंगे। और सेक्शन 17(5) में इनएलिजिबल क्रेडिट आता है, मतलब वो ब्लॉक क्रेडिट, उसका डेटा आपको यहाँ पे शो करना होता है। ठीक है, तो ये सारा ब्रेकअप आप दे सकते हैं, या फिर ट्रेंड 1 क्रेडिट, ट्रेंड 2 का भी आप रिवर्सल यहाँ पे शो करेंगे, या फिर सबका आप टोटल यहाँ पे रिवर्सल में दिखा देंगे। अगर आप चाहे तो देख रहे हैं कि अगर आपको ब्रेकअप यहाँ पे कुछ अलग तरीके से देना है तो आप यहाँ पे प्लस की साइन करेंगे ना तो आपको और एक टेबल नीचे मिल जाता है, कॉलम नीचे मिल जाता है। देखिए तो आप पूरा रिवर्सल यहाँ पे दिखा दीजिए जो 23-24 का है, और जो आपको एक्सक्लूड करना है रिवर्सल जो 22-23 का आपने अगर लिया होगा जो आपने यहाँ पे नहीं लिखा है तो उसका अलग से ब्रेकअप आप नीचे दे दीजिए। अदर रिवर्सल तो आप दिखा सकते हैं कि 22-23 का IT से रिवर्स इन 23-24 और वो अमाउंट शो कीजिए आप, चलेगा। कंपलसरी नहीं, आप शो कर सकते हैं। ये जो IT से रिवर्सल की टोटल्स है ना वो आपको टेबल नंबर GSTR 9C में शो होगी। ठीक है, तो ये सारे रिफ्लेक्ट होगी GSTR 9C। अगर आपको मैंडेटरी है GSTR 9C आप फाइल करेंगे। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो GSTR 9C आपके लिए कंपलसरी हो जाता है, तो अगर आप GSTR 9C फाइल करेंगे आपको वहां पे ये टोटल शो करेंगे। फाइनली टेबल नंबर 8 अदर ITC रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे मोस्टली हमारा रिकंसिलेशन होता है, और ये टेबल नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो आपका जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है जो फ्रीज हो जाता है आप एडिट नहीं कर सकते हैं, वो है आपका GSTR 2B से आया हुआ आपका ITC, जो मैंने पहले आपको बताया कि पहले GSTR 2A से आ रहा था, अब वो GSTR 2B से आएगा। राइट, GSTR 2B से ये जो ITC रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आपने GSTR 2B में जितना ITC शो हो रहा है 2024 में वो दिखाएगा। ठीक है, फिर दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है ITC एज पर सम टोटल ऑफ 6B एंड 6H, तो वो आपको यहाँ पे ऑटो रिफ्लेक्ट होगा। आपने जो डेटा मैंने पहले बोला भी था आपको कि यह ऑटो रिफ्लेक्ट होगा टेबल नंबर 8 में, और फिर आप इसको यहाँ पे एडिट नहीं कर पाओगे तो आपको एडिट करना होगा तो वापस टेबल नंबर 6 में जाना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये सारी चीजें तो हमें पता ही है ऑलरेडी। अब नेक्स्ट है ITC ऑन इनवर्ड सप्लाईज अदर देन इम्पोर्ट एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड्स द सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स received during the financial year but availed in the next financial year up to specified period। तो टेबल नंबर 12 और 13 का डेटा है ये यहाँ पे। ठीक है, टेबल नंबर 12 में से फॉर एग्जांपल हमने ITC रिवर्स किया था 23-24 का ITC 24-25 में रिवर्स किया, तो रिवर्स किया मतलब माइनस हो जाएगा ITC, इतना हमारा कम होगा। राइट, ITC रिड्यूस हो रहा है। और टेबल नंबर 13 में हमने ITC अवेल किया जो 23-24 का था और 24-25 में अवेल किया हुआ, वो वाला ITC हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो प्लस होगा। ITC हमारा ऐड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। राइट, तो वो प्लस 5000, तो नेट माइनस 5000 का जो इफेक्ट आ रहा है ना वो आप डायरेक्टली यहाँ पे शो कर सकते हैं माइनस 5000। इसकी वर्किंग आप जरूर रखें अपने पास ताकि आपको इसका कोई प्रॉब्लम अगर फ्यूचर में आता है तो जस्टिफिकेशन के लिए काम आए। ठीक है, अब ये डिफरेंस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और आपको ये डिफरेंस यहाँ पे नीचे वाले टेबल्स में एक्सप्लेन करना है। ये दोनों टेबल में ये जो डिफरेंस क्यों आ रहा है, ठीक है, वो इनका डिफरेंस आपके हमने क्यों आ रहा है, ठीक है, A माइनस बी प्लस सी, ए GSTR 2B में जो शो हो रहा है वो माइनस बी प्लस सी, मतलब इन दोनों का डिफरेंस। तो आपको वो डिफरेंस का एक्सप्लेनेशन देना है। ITC अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, तो ये क्या है कि आपके पास ITC अवेलेबल था लेकिन आपने 30 नवंबर 2024 से पहले उसको अवेल नहीं कर पाए, या 30 नवंबर से पहले आपने जो भी रिटर्न फाइल किया उसमें आपने अवेल नहीं किया, अवेलेबल था अवेल नहीं किया, तो ये एक रीजन हो सकता है डिफरेंस का। और दूसरा है कि ITC अवेलेबल बट इनएलिजिबल, अगर इनएलिजिबल ITC है उसकी वजह से आपने अवेल नहीं किया उसको, तो आप उसको यहाँ पे शो कर दीजिए। तो यही आपका रिकंसिलिएशन ITC का, ITC रिकंसिलिएशन आपका पूरा यहाँ से मिल जाता है, आपको पूरा डिफरेंस यहाँ पे मिल जाएगा और फाइनली आपके पास नीचे जो भी डिफरेंसेस है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आराम से उसको एक्सप्लेन कीजिए। अगर आप GSTR 9C फाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास ये एक्सप्लेन ये जो डिफरेंसेस है ना वो एक्सप्लेन करने का पूरा अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्योंकि वहां पे तो रिकंसिलिएशन ही करना है आपको, और रिकंसिलिएशन में हम वही बताते हैं कि डिफरेंसेस क्यों है। राइट, लेकिन अगर आप नहीं फाइल कर रहे हैं LIC
तो आप इसका रिकॉर्ड जरूर रखें, क्योंकि आपको जरूरत पड़ सकती है फ्यूचर में। अगर नोटिस या कोई क्वेरी आती है तो आपको रिप्लाई करना होगा उसका। फाइनली जी पॉइंट और एच पॉइंट देख लेते हैं। IGST पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स including supply from special economic zone are IGST credit availed on import of goods as per 6E above। ठीक है, तो आपको रिकंसिलिएशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स देना है यहाँ पे। ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स के रिलेटेड है, तो आप ये देख लीजिए, उसका भी डिफरेंस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारे डिफरेंसेस मिलेंगे और फाइनली जो बैलेंस मिलेगा ना वो क्या है, वो आपका टोटल ITC लैब्स ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, जो ITC आपका अवेलेबल था, आपने क्लेम नहीं कर पाए, उसका डिफरेंस आपको मिल जाएगा। तो आपका जो ITC लैब्स हुआ है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। फाइनली हमने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, सारे टेबल्स हमने देख लिए हैं, फिलअप कर लिए हैं। आप सारे टेबल्स चेक करेंगे फाइल करने से पहले, आराम से उसको समझ के चेक कीजिएगा, 2 बार 3 बार चेक कीजिएगा। और अब जब आप रेडी हो गए तब आप कंप्लीट लाइब्रेरी पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ठीक, बाद आपकी लाइब्रेरी कंप्लीट होगी और फिर आगे आप प्रोसीड कर पाओगे। प्रोसीड टू फाइल पे आप क्लिक कर सकते हैं और आगे फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कंप्लीट लाइब्रेरी की करके आपको प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू फाइल करने के बाद आपकी लाइब्रेरी आप पे कर दीजिए और रिटर्न फाइल कर दीजिए। ठीक है, उसके पहले आप यहाँ पे कंप्लीट लाइब्रेरीज पे क्लिक करने के बाद और प्रोसीड टू फाइल करने के पहले आप ये सारे PDF फॉर्मेट में और एक्सेल फॉर्मेट में आपका GSTR9 डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके रखिएगा आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आपको भी ध्यान में रहे कि आपने क्या क्या फाइल किया हुआ है। और क्योंकि एक बार आपने सबमिट बटन सबमिट कर दिया, मतलब क्लिक कर दिया, उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो आप इसको पहले चेक कर लीजिए आराम से और उसके बाद ही आप उसको सबमिट कीजिएगा और प्रोसीड टू फाइल कीजिएगा। ठीक है, अब ऑफलाइन टूल के बारे में बात कर लेते हैं कि हम ऑफलाइन कैसे इसको फाइल करेंगे। तो उसके लिए आपको आपके लॉगिन करने के बाद डाउनलोड्स में ऑफलाइन टूल्स में चेक करना है और वहां पे GSTR9 का ऑफलाइन टूल है, क्लिक करके आप GSTR9 का ऑफलाइन टूल इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है वापस GSTR9 के डैशबोर्ड पे और प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करना है और फिर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे यहाँ पे सेपरेट JSON फाइल टू डाउनलोड उस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका ऑटो पॉपुलेटेड GSTR9 आपको मिल सकता है, क्योंकि ऑफलाइन टूल आप डाउनलोड कर लेंगे वहां पे आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा, उसमें कोई डेटा नहीं होगा। अगर आपको आपका डेटा चाहिए जो ऑटो पॉपुलेटेड होता है GSTR9 का पोर्टल पे, तो उसके लिए आपको ये कंपलसरी डाउनलोड करना होगा। आप उसको डाउनलोड कीजिए, आपको ये मैसेज आएगा, 20 मिनट्स तक टाइम लेता है ये आपका डाउनलोड करने में। अवेलेबल होगा, आप वापस आके थोड़ी टाइम के बाद चेक कीजिए, जैसे ये अवेलेबल हो जाता है आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपने जो GSTR9 टूल इंस्टॉल किया है ना, उसके थ्रू आप उसको ओपन कीजिए। आप ओपन करेंगे, सारी डिटेल्स आपको उसमें शो होगी, डेटा ऑटो पॉपुलेटेड होगा। आप अपने रिक्वायर्ड करेक्शन कीजिए, आपने जैसे अभी यहाँ पे देखा हुआ है उस तरह से आप टेबल फिलअप कीजिए सारे, और फिर उसका JSON फाइल क्रिएट कीजिए और वो JSON फाइल आके आपको यहाँ पे फिर वापस प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, ये अपलोड वाले सेक्शन में ही आप उसको चूज फाइल करके वो वाली JSON फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। फिर वो डेटा ऑफलाइन अपलोड होने के बाद आपको फिर से प्रिपेयर ऑनलाइन पे आना है और फिर जैसे हमने पूरा डेटा चेक किया वो चेक करके आपको जनरेट, फिर कंप्यूट लाइब्रेरी पे क्लिक करना है और फिर सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑफलाइन टूल से भी आपका GSTR9 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आपकी क्वेरीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम क्वेरीज डिस्कस करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। आपके लिए मैंने रिसेंटली एक कोर्स लॉन्च किया है, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, जहाँ पे अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग पता है लेकिन आपको आपके सीनियर्स या बॉसेस फाइनलाइजेशन नहीं सिखाते या फिर आपको क्लाइंट के लिए एक्यूरेटली अकाउंट्स फाइनलाइज करने हैं, तो मेरा यह कोर्स है जस्ट ₹199, जहाँ पे हम बहुत सारे ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्री सीखने वाले हैं। प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि प्रोप्राइटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज का अकाउंट्स फाइनलाइजेशन कैसे होता है और प्रैक्टिकली जो एडजस्टमेंट में एंट्री हम करते हैं ईयर एंड पे, उसको बिगिनिंग में फिर से कैसे रिवर्स करी जाती है, सारी वर्किंग के साथ में, जहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की जो रेम्यूनरेशन है पार्टनर्स की, उसकी वर्किंग भी इंक्लूडेड होगी। कंपनीज में डेफर्ड टैक्स की वर्किंग कैलकुलेशन और उसकी एंट्रीज और साथ में टैक्स प्रोविजंस, वो सब कुछ हम कवर करने वाले हैं विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, TDS, GST एंड कंपनीज एक्ट। सो ये कोर्स जस्ट ₹199 है, जहाँ पे आपको बोनस भी मिल जाता है 1 मंथ का व्हाट्सअप सपोर्ट, जिसमें आप अपनी फाइनलाइजेशन रिलेटेड क्वेरीज मुझे पूछ सकते हैं और आपको विद इन 48 आवर्स उसका आंसर भी मिल जाएगा। दूसरा एक बिकम अ GST कंसल्टेंट वेबिनार है मेरा, जो मोस्टली लाइव रहता है,
तो जैसे ही आप मुझे कांटेक्ट करेंगे आपको अपकमिंग इवेंट के बारे में भी पता चल जाएगा, आप उससे रजिस्टर कर सकते हैं। जहाँ पे अगर आप कोई कंसल्टेंसी या टैक्स प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप कहीं इंटरव्यू दे के जॉब करना चाहते हैं और इजीली इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, तो ये मेरा वेबिनार आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, जहाँ पे हम जीएसटी के बहुत सारे कंसेप्ट कवर करने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। और साथ में एज अ बोनस आपको कैसे क्लाइंट को अप्रोच करना है, कैसे उनको कन्वर्ट करना है, कितनी फीस कोट करनी है, कैसे उसको रिटेन करेंगे, उन सब की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे, जीएसटी रिलेटेड ऐसे कौन से क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, कैसे उसको आंसर करना है, वो सब भी ट्रेनिंग आपको एज अ बोनस प्रोवाइड कर दी जाएगी। और 1 मंथ का व्हाट्सअप सपोर्ट, जहाँ पे 1 मंथ में आप जीएसटी रिलेटेड क्वेरीज आपकी पूछ सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, आपको विद इन 48 आवर्स उसका आंसर मिलेगा। और भी बोनसेस है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसकी टोटल वैल्यू मोर देन 15,000 है, लेकिन ये वेबिनार जस्ट फॉर ₹199 है। सो एनरोल और रजिस्टर करने के लिए आप नीचे दी गई हुई लिंक में क्लिक कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, आपको कोर्स या वेबिनार की सारी डिटेल्स मिल जाएगी और वहां से आप उसको एनरोल या रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।